20 मनोहरपुरी की सीमा पर गोवर्धन राम त्रिपाठी, जन्म सन 1855, निधन सन 1960। गोवर्धन राम त्रिपाठी का जन्म गुजरात के नडियाद शहर में हुआ था। वे मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रारंभिक स्नातकों में से एक थे। LLB करने के बाद मुंबई में वकालत आरंभ किया और एक सफल वकील के रूप में ख्याति पाई। साहित्य सर्जन के प्रति उनका गहरा लगाव था। सरस्वती चंद्र उपन्यास गुजराती भाषा की उत्तम रचना है जो 4 खंडों में विभाजित है और लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अनुदित है। इसके अलावा स्नेह मुद्रा, लीलावती जीवन कला, दयाराम का अक्षरदेह, नवल राम की जीवन कथा आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी निजी डायरियां मरणोपरांत स्क्रैप बुक्स नाम से प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत उपन्यास अंश मनोहरपुरी की सीमा पर सरस्वती चंद्र के दूसरे खंड से लिया गया है। यहाँ ऐतिहासिक नगरी मनोहरपुरी की सीमाओं का प्राकृतिक, अलंकारिक एवं मनोहारी वर्णन के साथ आगे बढ़ती कथा वाचक को अपनी ओर आकर्षित करती है। मनोहरपुरी सुवर्णपुर से लगभग 10 कोस दूर है। प्राचीन काल में वह एक महान नगरी थी। विद्वान, स्वतंत्र और प्रतापी राजाओं की राजधानी थी। काल में प्रताप से उन राजाओं को मलेच्छों ने जीत लिया और मनोहरपुरी की अवनति होने से वहां से अब मात्र एक गांव रह गया और मनोहरियु, मनोरियु आदि क्षुद्र नामों से जाना जाने लगा। आज यह गांव रत्ननगरी राज्य के प्रदेश में है और इतिहास पूजक बुद्धि वाले विद्या चतुर को वह प्रिय होने से उसकी सविशेष देखभाल की जाती है। विद्या चतुर का जन्म भी इसी गांव में हुआ था। दूसरे अन्य बहुत से कारणों से भी यह गांव उसे प्रिय लगता था। विद्या चतुर का मोशियान और गुण सुंदरी का मायका इसी गांव में होने से तथा बाल्यावस्था और युवावस्था का प्रारंभिक काल इस दंपति द्वारा इसी गांव में व्यतीत करने से मनोहरपुरी दोनों को मनोहर लगती और मनोहरपुरी नाम का उन्होंने जीर्णोद्धार किया था। सर्व कृत्रिम वैभव नष्ट होने पर भी ईश्वर प्रदत्त सुंदरता इस गांव को छोड़कर नहीं गई थी और इस तथा दूसरे कई कारणों से बहुत से लोगों को यह स्थल परिचित और प्रिय था। सुवर्णपुर, रत्ननगरी और अंग्रेजी राज्य इन तीनों के अधिकार क्षेत्र का यह केंद्र बिंदु था और तीनों राज्यों के सीवान मनोहरपुरी के सीवान के साथ मिलते थे। इन राज्यों तथा ईश्वर रचना के सीवान का भी वह केंद्र बिंदु था। पश्चिम में आधे कोस की दूरी पर समुद्र था, इसलिए पश्चिमी पवन की लहरें शीतल तथा रमणीय होकर गर्मी की दुस्सहता को मनोहरपुरी से दूर रखती थी। उत्तर में सुंदरगिरी नामक छोटे किंतु सुंदर पर्वत का आरंभ होता। दूसरे दोनों और बड़े वन थे। पूर्व में आम का वन, अति विस्तृत असंख्य बरगदों की घटाएं, गन्ने के खेत आदि से इस छोटे गांव की दृष्टि सीमा रुंध गई थी। ऊंचे और सूखे हरे ताड़ के जंगल दक्षिण दिशा में सुंदरता की ध्वजाओं की तरह फहराते थे और उनके लंबे और कटे फटे पत्ते पट्टी वाले ध्वजपट से अलग न थे। भद्रा नदी की सुभद्रा नामक शाखा पूर्व से दक्षिण में आकर टेढ़ी मेढ़ी गति से चलती हुई सारे वनों के पत्तों तथा फल फूलों को अपनी छाती पर बहाते बहाते मंद किंतु स्थिर, मंद मधुर स्वर करती करती मूल के पास आकर समुद्र में मिलती थी। इस नदी के कारण ताड़ वन में दूसरी वनस्पतियां भी गूंथ गई थी। चैत्र के इस शुक्ल पक्ष के समय में उतरती वसंत तथा आने वाले ग्रीष्म की संधि होती थी।
उस समय सुरंगित बोर तथा सुवासित टिकोरों से भरा आम्रवन और ज्वारीय समुद्र मनोहरपुरी के पूर्व पश्चिम की सुंदरता को तराजू में तौल जाते थे। सुवर्णपुर से निकलने वाला रास्ता नदी की तरह आम और ताड़ के वनों को अलग कर दोनों के बीच से गुजरता था और मनोहरपुरी की ओर मुड़ता था। चारों ओर के वनों में छिपी संध्या जब भय मात्रा त्याग कर बाहर निकल पड़ी, गोलाकार सूर्य को ताड़ के वन में पीछे लुढ़का दिया और उस ज्योति का तेज अस्त होते होते भी ऊंचे ताड़ पर टिका हुआ दिखाई दिया। तब संध्या के कारण शीतल बनी सड़क पर एक बैलगाड़ी घिसटती चल रही थी और विश्राम स्थल पास आया। जानकर थके हुए बैलों को जोश आ रहा था। यह वही बैलगाड़ी थी जिसमें बैठकर सरस्वती चंद्र निकला था। बैलगाड़ी वाला भी वही था, किंतु भीतर सरस्वती चंद्र अथवा उसके साथ का कोई भी आदमी नहीं था। मात्र बैलगाड़ी के साथ चल रहा दंडी सन्यासी अंदर चढ़ बैठा। घटित घटना को न समझने वाले बैलों के सिर पर मात्र इन दोनों का बोझ था। बैलगाड़ी वाला और सन्यासी हंसी मजाक करते हुए गप्पे मार रहे थे और बैलगाड़ी चरमराती दो वनों के बीच के खाई जैसे रास्ते पर दौड़ती सी चल रही थी। सन्यासी के हाथ का दंड निर्भय स्थिति में बैलगाड़ी के पांजर पर औंधा पड़ा था और आकाश की ओर उसकी ताकती नोक रक्त रंजित थी। बैलगाड़ी वाला स्वस्थ था, किंतु सन्यासी के मन में कोई शंका हो, इस तरह उसकी आंखें सावधान रहने का प्रयत्न करती हुई चारों ओर पुतलियां घुमा रही थी। सुवर्णपुर से जो 3 सवार बैलगाड़ी के पीछे चल रहे थे, वे इस समय दिखाई नहीं दे रहे थे। सरस्वती चंद्र को आता हुआ देख कुमुद सुंदरी को बुलाने आए हुए सवारों में से 3 जनों को कुछ सूचना देकर सरस्वती चंद्र के पीछे भेजा था। अब्दुल्ला, फतेह संग और हरभमजी उन 3 सवारों के नाम थे। बैलगाड़ी चली तब उसके आगे जो आवाज तथा हुंकारी आ रही थी, वह अब शांत हो गई थी और वह स्थल बैलगाड़ी कभी की पार कर चुकी थी। आम्रवन अंग्रेजी राज्य में था, ताड़वन सुवर्णपुर के राज्य में था और दोनों के बीच के रास्ते का मुख मनोहरपुरी के क्षेत्र में था। उस सीवन में एक रास्ता पूर्व पश्चिम की ओर जाता था और वहां दक्षिण ओर का बंद रास्ता मिल जाता था। 3 दिशाओं के मार्ग मिलते थे। वहां पर यों तिराहा बनाता था। गाड़ी तिराहे के पास आकर रुकी। उसी समय अंधकार आकाश से उतर पड़ा और रात्रि भी विश्व से भेंट पड़ी। चंद्रमा झांक कर चला गया। तिराहे के बीच में बरगद का एक वृक्ष था। उसके नीचे बैलगाड़ी वाले ने सन्यासी की इच्छा से बैलों को खोला और दोनों जन अंधकार में गुपचुप बातें करने लगे। बैलगाड़ी वाला ठाकुर, अब मुझे जाने दो। इस तिराहे में तिगुना भय। तुम तो मुक्त हो, पर मेरा तो घर भर जाएगा। सन्यासी, अबे चुप चुप। उस हरबम की मार से मेरे दाहिने पैर की हड्डी दुख रही है। मुझसे चला नहीं जाएगा और मुझे आम्रवन के उस पार वीरपुर जाना है। तेरी गाड़ी के बिना वहां नहीं पहुंचा जा सकता है। बैलगाड़ी वाला, तो वीरपुर में कौन बाप तुम्हें रखने वाला है? खाचा राणा तुम्हें और मुझे दोनों को बंदी बनाकर सौंप देगा। सन्यासी, भैया देखा नहीं, अभी सुरसंग का हाथ, ये हाथ आज भूप सिंह की गद्दी को हचमचा रहे हैं और बुद्धि धन को रत जगा करवाते हैं। 2 दिन में देखा नहीं जो उथल पुथल की है उसने। बैलगाड़ी वाला, तब वीरपुर जाकर क्या करोगे? सुरसंग राणा खाचर की हम पर बड़ी कृपा है। तुझे उनकी ओर से डर नहीं रखना है। सरकार से वह चाहे जो बोलेगा, कागज में चाहे जो लिखेगा, किंतु सुरसंग का बाल बांका नहीं होने देगा।
बैलगाड़ी वाला, तब बनिया ब्राह्मण जो गाड़ी में बैठे थे उनका क्या करोगे? सूरसंग ने इस प्रश्न का उत्तर टाल दिया। इतने में दूर अंधकार में बिगुल बजा। उत्तर में सूरसंग ने सियार जैसा विचित्र स्वर निकाला। थोड़ी देर में कुछ पद चाप सुनाई दी। सूरसंग बरोह के मुंह के सामने खड़ा रहकर चिलम फूंक कर उसमें से लपट निकालने लगा। कुछ और आदमी आए। उन्हें साथ लेकर वृक्ष के नीचे मूल जगह पर आकर पुनः बैठ गया। आगंतुकों में से एक आदमी बैलगाड़ी को लेकर आने जाने वाले आदमियों की निगरानी करने के निमित्त बरोह के पास जा बैठा। तब बागी अंतःकरण की बात कहने लगे। उनके पास अब कोई पराया आदमी नहीं रहा, मात्र सबके सिर पर डालियों की पत्तियों में कोई बैठा हो, ऐसी खड़खड़ाहट हुई। सूरसंग ने चिलम सुलगाकर ऊपर देखा, कान लगाया, किंतु तुरंत ही पुनः बातों में लीन हो गया। चिलम में जब आग जली तब ऊपर की डालों में उस तेज का प्रतिबिंब पड़ता हो, यूं जुगनू के पंखों की तरह प्रकाश स्पष्ट होता था, किंतु उस पर किसी का ध्यान नहीं गया और चारों ओर के अंधकार की तरह निष्कंटक, परंतु हवा से हिलते ऊपर के पत्तों की आवाज की तरह धीमी स्वर से बागियों की कहानी का रस चुपचाप कर्णोपकर्ण जमने लगा।